बीजेपी भारत की राजनीति से मुसलमानों को इनविजिबलाइज कर चुकी है। ये हकीकत है। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। ये क्या बात है? हम कैसे वोट डालने वाले बनेंगे और आप वोट ले लेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे हमको। ये बिल्कुल सच्चाई है। इसीलिए हमारी कोशिश है और ये तमाम ये जो मिथ क्रिएट किए ये लोग, इसको हम तोड़ेंगे। कि जब तक पीडीएम को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। पहले मुख्तार अंसारी की मौत, फिर ओवैसी की यूपी में एंट्री और उसके बाद मुख्तार के परिजनों से ओवैसी की मुलाकात के बीच पल्लवी पटेल के साथ परवान चढ़ी ओवैसी की सियासी दोस्ती बड़े सियासी सवालों को जन्म दे रही है और आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज बात यूपी की में मुसलमानों के बेहतर भविष्य के लिए किए जा रहे तमाम सियासी दावों वादों के शोर के दरमियान सियासी दलों के बीच मुसलमानों के मसीहा बनने की धुर सियासी दौड़ की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान का दिन नजदीक आ रहा है। ऐसे में हाल ही में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई, जिसके बाद से यूपी में बहुत तेजी से सियासी समीकरण बदलते नजर आए हैं। खासकर पूर्वांचल में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दलों के सामने भी नए सियासी सवाल पैदा हो गए हैं और इन तमाम सियासी सवालों की धुरी बन गया है पल्लवी पटेल और ओवैसी का गठबंधन पीडीएम और ओवैसी की मुख्तार के परिजनों के साथ बढ़ती हुई नजदीकियां। तो इधर अखिलेश से अलग होकर ओवैसी के साथ नई सियासी राहों को गढ़ रही पल्लवी पटेल और उनके पीडीएम के मायने हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ओवैसी और मुख्तार के परिजनों की मुलाकात का मतलब समझ लीजिए। दरअसल गाजीपुर पहुंचकर ओवैसी ने मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की, उनके भाई और बेटे को सांत्वना दी है और ओवैसी ने इस मौके पर ट्वीट कर सियासी हलचल भी बढ़ाई है। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है, आज मरहूम मुख्तार अंसारी के घर गाजीपुर जाकर उनके खानदान को पुरसा दिया, यानी सांत्वना दी। इस मुश्किल वक्त में हम उनके खानदान, समर्थक और चाहने वालों के साथ खड़े हैं। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। ओवैसी का रुख साफ है, वो मुख्तार की मौत को भी भुना रहे हैं और अपने नए सियासी विकल्प पीडीएम के लिए भी जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि मऊ और गाजीपुर के आसपास के इलाकों में मुख्तार के परिवार का सियासी रसूख क्या है। ऐसे में अगर मुख्तार के परिवार वालों के साथ जुड़कर ओवैसी चुनावी मैदान में उतरे तो पूर्वांचल में सियासी हलचल बढ़नी तय है। ऐसे में ये तो तय माना जा रहा है कि इस वक्त ओवैसी की पूरी कोशिश यूपी में मुसलमानों के मसीहा बनने की है, जिसकी तस्दीक उन्होंने पल्लवी पटेल के साथ हुए गठबंधन के वक्त पत्रकारों के सवाल के जवाब में भी दे दी और कहा कि बीजेपी ने देश की सियासत से मुसलमानों को गायब कर दिया है। वो विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए दिखे, अखिलेश की राजनीति पर भी सवाल उठाते दिखे हैं। बीजेपी भारत की राजनीति से मुसलमानों को इनविजिबलाइज कर चुकी है। यह हकीकत है और वही ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वोट डालिए, दिखिए मत आप। ये क्या बात है? हम कैसे वोट डालने वाले बनेंगे और आप वोट ले लेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे हमको। ये बिल्कुल सच्चाई है। इसीलिए हमारी कोशिश है और ये तमाम ये जो मिथ क्रिएट किए ये लोग, इसको हम तोड़ेंगे। ओवैसी पर अक्सर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगते रहे हैं। इन आरोपों से जुड़े मिथ को तोड़ने के लिए ओवैसी हुंकार भर रहे हैं और कह रहे हैं, हमारे सामने जो भी विरोधी उम्मीदवार होगा हम उससे मुकाबला करेंगे। साथ ही साथ अखिलेश पर निशाना साधने का कोई भी मौका ओवैसी नहीं छोड़ रहे हैं। हम दोनों से मुकाबला करेंगे, एनडीए से भी, बीजेपी से भी करेंगे और जो भी हमारे खिलाफ ओपोनेंट होगा हमारे पीडीएम के खिलाफ, उससे मुकाबला करेंगे। तो पिछले निकाय चुनाव में अच्छा खासा एमआईएम का परफॉर्मेंस रहा, तो ये उनको बताना चाहिए कि उनकी पार्टी में ये सब क्या हो रहा है, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, चौतरफ हो। हाँ, तो क्या आप जो मुरादाबाद में दो लोगों को टिकट देंगे, दो कैंडिडेट्स को बी फॉर्म देंगे, फिर रामपुर में उन्हीं का यूनिट कहता है कि हम बॉयकॉट करेंगे, चौतरफ उत्तर प्रदेश में उनका जो बुरा हाल है, तो उसी से हम कह रहे हैं। ओवैसी पीडीएम के नारे को बुलंद कर रहे हैं, साथ ही मुख्तार की मौत पर सियासी हवाओं को नई दिशा देकर मुसलमानों के मसीहा बनने की राह पर हर मुमकिन दांव खेल रहे हैं। वो मुख्तार के परिजनों का साथ भी चाह रहे हैं, जबकि ये जानते हुए कि मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सपा के प्रत्याशी हैं, फिर भी वो अखिलेश पर लगातार निशाना साध रहे हैं।
जो बताता है कि ओवैसी एक नई सियासी खिचड़ी पका रहे हैं और ओवैसी को इस नई सियासी खिचड़ी में भरपूर साथ मिल रहा है उन पल्लवी पटेल का, जिनको अखिलेश यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़वाकर पूरे यूपी में एक अलग सियासी पहचान दिलवा दी थी। और पल्लवी पटेल ने भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को शिकस्त देकर यूपी में अपनी सियासी दखल को पुख्ता भी कर लिया था। मगर वक्त के साथ पल्लवी पटेल कई बार पाला बदलने के न सिर्फ संकेत देती नजर आई, बल्कि अखिलेश के पीडीए का सच भी बताती नजर आई। और तो और अब तो पल्लवी खुलकर अखिलेश के पीडीए के सामने अपने पीडीएम का गणित सबको समझा रही हैं। पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज जिनके प्रति सरकार का जो रवैया है और मुख्य विपक्ष में बैठे जो लोग हैं, वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं और उनके जायज सवालों के नाम पर पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे में आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। पल्लवी पटेल बता रही हैं कि अखिलेश के पीडीए का मतलब अखिलेश के मुताबिक पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा था। ऐसे में अखिलेश के पीडीए में शामिल एक भ्रम पैदा हो गया था, जिसे पल्लवी पटेल दूर करने के लिए पीडीएम को खड़े कर रही हैं। पल्लवी पटेल दावा कर रही हैं कि उनका पीडीएम ही सरकार बनाता है और पीडीएम की भूमिका निर्णायक रहती है। पीडीएम मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान, ये वो समाज है जो इस देश में सरकारें बनाता और गिराता है। और हमारा ये मानना है कि जब तक पीडीएम को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। आपने पीडीएम को लेकर तमाम दावे सुन लिए। चलिए अब लोकसभा चुनाव से जुड़े इस पीडीएम का फिर पीडीए का सियासी गणित भी समझ लेते हैं। दरअसल अखिलेश का दावा है कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या फिर अगड़ा बीजेपी के खिलाफ है और अखिलेश के मुताबिक इस पीडीए की संख्या यूपी के वैलिड वोट बैंक के करीब 90% है और इस पीडीए के वोट बैंक के जरिए ही अखिलेश न सिर्फ खुद बल्कि कांग्रेस को भी जीत की राह दिखा रहे हैं। अब पल्लवी पटेल ने इस पीडीए को नया नाम पीडीएम दे दिया है। ऐसे में आसान भाषा में पीडीए या फिर पीडीएम की पहली को समझने के लिए आपको कुछ आंकड़ों को समझना होगा जो आपको यूपी की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर समझा देंगे। तो बात यह है कि यूपी में पीडीएम में शामिल ए का मतलब अल्पसंख्यकों और पीडीएम में शामिल एम यानी मुसलमानों की करीब करीब आबादी 19.3% यानी 4 करोड़ के आसपास है, जबकि पीडीएम के पी और डी का मतलब पिछड़ा, दलित की आबादी यूपी में 20% से ज्यादा है, जिससे जुड़े वोट बैंक को लेकर ही पूरी लड़ाई है जो कई जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं। मोटे तौर पर पिछड़े और दलित का वोट बैंक, खासकर जाटो समुदाय से जुड़े दलितों का वोट बैंक जो कि करीब करीब 12% है, वो हर स्थिति में मायावती के साथ रहता है। मगर जो करीब 8% गैर जाटो दलित और पिछड़े हैं, उनका वोट बैंक सभी दल के टारगेट पर रहता है, क्योंकि यह दलित वोट बैंक कई बार बढ़ता नजर आया है। ये तो बात पीडीए के शामिल दलितों की हो गई। अब अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों की बात कर लेते हैं। मुसलमानों से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि जहां 2019 लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश के गठबंधन को 73% मुसलमानों का वोट मिला था, तो वहीं 2014 में 58% मुसलमानों ने सपा का साथ दिया था, जबकि 2022 विधानसभा चुनाव में अकेले अखिलेश ने करीब 80% मुसलमानों का वोट यूपी में हासिल किया था। तो वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में जब राहुल अखिलेश साथ साथ थे, तब भी मुसलमानों ने यूपी के लड़कों की जोड़ी पर ही भरोसा जताते हुए अपना 70% वोट एक झटके में सपा कांग्रेस के गठबंधन को दे दिया था, जो बताता है कि 2024 में जब फिर से अखिलेश राहुल साथ साथ हैं तो यूपी में मुसलमानों की पहली पसंद इंडिया गठबंधन हो सकता है। ऐसे में ओवैसी मैदान में उतरकर पीडीएम का नारा देकर अखिलेश राहुल की जोड़ी को बड़ा झटका दे सकते हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि जैसे आरोप विपक्षी दल बीजेपी पर लगाते आए हैं, वो तो यही संकेत देते हैं कि बीजेपी ने चुनाव को जाति आधारित वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकालकर धर्म आधारित राजनीति पर केंद्रित कर दिया है। ऐसे में राम मंदिर बनने के बाद तो बीजेपी पर लगने वाले आरोप तो और भी ज्यादा बढ़ गए हैं और पीडीए का ए यानी कि अगड़ा वोट बैंक को
बीजेपी का कोर वोटर माना जा रहा है। अगर इन आरोपों को सच भी मान लिया जाए तो भी फायदा तो बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक में बीजेपी सींधमारी करने के लिए यूं तो पर्दे के सामने तमाम सम्मेलन करती है, अलग अलग अभियान चलाती है, मगर विपक्षी दलों के मुताबिक पर्दे के पीछे की असल बात तो यही है कि बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक को अपने वोट बैंक में काउंट ही नहीं करती है और उसके ठीक विपरीत वो बहुसंख्यक समाज से जुड़े वोट बैंक पर फोकस करती है, जिसको साधने के लिए बीजेपी काशी मथुरा का नारा दे चुकी है। हालांकि आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि जब 2017 में यूपी के विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को सिर्फ 2% मुस्लिम वोट बैंक मिला था, जबकि 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में करीब 10% वोट मिला था, जो बताता है कि 2017 से 2022 के बीच बीजेपी के 3 तलाक हलाला जैसे मसलों पर उठाए गए कदम काफी हद तक मुस्लिम वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में लाते हुए नजर आए थे। ऐसे में अगर ओवैसी यूपी में सियासी दखल न देते तो यूपी में मुस्लिम वोटर्स इंडिया गठबंधन बीएसपी और बीजेपी समेत अन्य सियासी दलों में बढ़ता। बहरहाल अब स्थिति अलग है। अब ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट बैंक ओवैसी के गठबंधन इंडिया गठबंधन बीएसपी के साथ साथ बीजेपी समेत अन्य छोटे मोटे सियासी दलों के उम्मीदवारों के बीच बढ़ता नजर आएगा, जिसका सीधा लाभ किसे होगा इस बात को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर बीजेपी की बी टीम होने के आरोपों को मिथ साबित करने की बात कर रहे ओवैसी अगर अपनी बात पर डट जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले वक्त में ओवैसी यूपी में मुसलमानों के मसीहा के तौर पर उभरते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।